चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ योर फर्स्ट क्लास। बच्चे, स्वागत है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ तहे दिल से मेंस के क्लास में। और पीटी और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे। एकदम हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप सबों का। दिव्या कुमारी जी, एकदम स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी बच्चे, ये सेक्शन में पढ़ाऊंगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मैं बात करूंगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और प्रौद्योगिकी बच्चे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको एकदम ध्यान में रखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, पिछले बार से पूरा जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा, बात वही के वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, आपको पता है जीएस पेपर 2 में आता है। जीएस पेपर 2 में ध्यान देना है मेरी बात पर बच्चे। जीएस पेपर 2 का जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, ठीक है, लास्ट सेक्शन, आपको जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन है। आपको, आप बच्चों को अच्छे से पता होगा कि आजकल जीएस का बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया है। तो ये जीएस पेपर 2 में आपको बता रहा हूँ मैं। पहला सेक्शन में पता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पॉलिटी और गवर्नेंस ये है, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस है बच्चे। और दूसरा जो सेक्शन है आपका, ये दूसरा सेक्शन जो यहाँ पर है, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट इकोनॉमी कहिए, करंट इकोनॉमी, ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन रहता है, करंट इकोनॉमी। और आपको नेक्स्ट जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, ये किस पर है? तो यही है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे, यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है। जनरली 3 या 4, कभी कभी 3 और कभी कभी 4 क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होता है। और इसमें आपको 72 मार्क्स का, 72 मार्क्स का, ध्यान में रखना बच्चे, 72 मार्क्स का आपको स्कोर करना है। 72 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने हैं और जनरली 3 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले से आइडिया होता है कि अगर हम अपने दायरे को थोड़ा सा सीमित कर लें, ठीक है, और करंट को थोड़ा सा फोकस कर लें, तो हम 2 क्वेश्चंस तो पक्का आंसर कर लेंगे बच्चे, अच्छे से आंसर कर लेंगे। और थोड़ा सा पीटी का अप्रोच यहाँ नहीं चलता है, प्रीलिम्स का जो अप्रोच आप लेके चलते हैं, ठीक है, फैक्चुअल बात करते हैं, वो फैक्चुअल यहाँ नहीं चलेगा। या मेंस, ठीक है, लिखना पड़ेगा, तो उसी तरह से हम यहाँ पर बताएंगे, आपको काम करेंगे। ये देखिए, ये पिछले जो 68th मेंस हुआ है, 68th मेंस, उसी का क्वेश्चन से बच्चे। इस बार से क्या किया गया कि पहला वाला जो सेक्शन है, पहला वाला सेक्शन वो कर दिया गया, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न बच्चे, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, ये देखिए, इसको इसने क्या किया है कि 8 नंबर, 7 नंबर, फिर देखिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, है ना। तो आपका ये सेक्शन जो है, ये आपको, ठीक है, बांट दिया है इसने। और यहाँ पर देखिए बच्चे, ये क्या है कि 7 7 14, 14 7 कितना हो गया? तो 14 7 21, 21 नंबर। और फिर देखिए बच्चे, 21 और 7 कितना हो गया? तो 21 7 29 हो गया, 29 और 31, और ये लगभग 36 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर अराइज होगा। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के, ठीक है, उत्तर दें। तो बच्चे, ये आजकल जो है आपको छोटे छोटे आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस, ध्यान दीजिए बच्चे, मैं क्या बता रहा हूँ कि कंप्लीट सिलेबस जब तक आपको
पकड़ में नहीं होगा तो कंप्लीट सिलेबस, यहाँ अगर आपने पकड़ नहीं बनाया कंप्लीट सिलेबस पर तो ठीक है थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। बच्चे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो पहला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखिए 8 7 15 हो गया और 15 5 20 2 22 7 29 29 31 6 36 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछा गया। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। एक हो गया EDC, जरा ध्यान दीजिए बच्चे, EDC, फिर क्या हो गया यहाँ पर देखिए ABC, यानी 5 यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो बच्चे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग, क्योंकि पिछले बार जो मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग न्यू बैच है क्या सर? हाँ बच्चे, यूट्यूब पे भी लाइव है क्या सर? नहीं, ये यूट्यूब पर बैच नहीं होगा लाइव, ये जो है मेंस की क्लास है। और बच्चे यहाँ पर हम कंप्लीट फोकस होंगे मेंस की ही बात करेंगे, किस तरह से लिखना है। पिछले मैं 53वीं 55वीं से मेंस पढ़ा रहा हूँ, 53वीं 55वीं, उसके बाद 56वीं 59वीं, फिर 55वीं 97वीं, उसके बाद क्या हुआ 56वीं 59वीं, 53वीं 55वीं के बाद 56वीं 59वीं, उसके बाद 60वीं 62वीं बच्चे, 63वीं 64वीं 65वीं 66वीं 67वीं और 68वीं में अचानक जो है ये फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, तो अब जो फॉर्मेट है, मैं एक एक प्रश्न पर भी आऊँगा बच्चे। अब जो फॉर्मेट है वो एकदम सिंपल है बच्चे, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, सिंपल है और एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है और किस तरह से यहाँ पर काम करना। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है उस पर मैं आ रहा हूं। पहला सेक्शन में 5 क्वेश्चंस थे बच्चे, दूसरा सेक्शन में ये देखिए 1 और अथवा है बच्चे, यानी आपको एक क्वेश्चंस का यहाँ आंसर देना है, ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन का आंसर देना है कंप्लीट, यानी 36 मार्क्स का एक प्रश्न है बच्चे। तो आपको कितने क्वेश्चंस हो गए कुल मिलाकर के? अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस वाइज, अगर बात करें तो बच्चे क्वेश्चंस वाइज अगर बात करेंगे तो कुल 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ रहा है, जिसमें से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ रहा है, जिसमें से क्या है बच्चे कि 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन ये आपका क्या है? तो बच्चे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, इसका मतलब आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग हो गया, ये चैलेंजिंग हो गया बच्चे, चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस को अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं किया है तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको फोकस्ड आउट होना पड़ेगा, तभी ये 5 क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। और ये देखिए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से यहाँ आंसर देना, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये पहले सिलेबस आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो कहने का क्या अर्थ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चे। अब देखिए अब क्या 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 मतलब क्या हुआ, जो हमने एनालिसिस किया इस पर, अभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, पहले सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपने यहां से मैं निकाल के ला रहा हूं कि अगर आपने, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपने, अगर कंप्लीट सिलेबस आपने कवर्ड आउट नहीं किया बच्चे, हाँ कंप्लीट सिलेबस कवर्ड नहीं किया तो आप, ठीक है, आंसर नहीं दे सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर्ड नहीं किया, अगर अपने बच्चे नहीं किया तो क्या होगा, तो बच्चे 5 क्वेश्चन जो आपका है, 5 क्वेश्चन, ये आप अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। याद रखना बच्चे, यहां से ये बातें निकल के आई कि कंप्लीट सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाली बात खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि हम ही आपको गेस करके देते थे कि बच्चे ये करंट में ये 10 क्वेश्चन जो है चलने वाला है, आप इस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट श्योर हो जाएगा, आप लिख लोगे एग्जाम में। लेकिन अब सिनेरियो कंप्लीट चेंज हो गया। मेंटरशिप वाले बैच में पढ़ाया जाएगा, हाँ बच्चे ये मेंटरशिप बैच वाले में ही पढ़ाया जा रहा है, और मैं, आप मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पीटी में साइंस पढ़ा रहा था, और बच्चे ये यहाँ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। तो सभी बच्चे, ठीक है, आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। एक और प्रॉब्लम है जो इस बार के जो पीटी का क्वेश्चंस था उसको देखने के बाद, ठीक है, जो मैंने गेस किया है कि अगर
अगर आपने मेंस नहीं पढ़ा बच्चे, ये मैं बार बार सभी बच्चों को वर्तमान में बता रहा हूं कि अगर आपने मेंस पहले से पढ़ नहीं रखा है तो आप भूल जाइए कि आपका पीटी होने वाला है, नहीं होगा पीटी। 78 का भी पीटी तभी संभव है जब आप क्या करेंगे कि आपके जो है मेंस का सिलेबस आपने कवर्ड आउट किया है बच्चे। याद रखिए, मेरी बात को एकदम पॉइंटेड आउट कीजिए और मैं जो बता रहा हूं, ठीक है, उस पर अगर आप एकदम अच्छे तरीके से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चे। यहां 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। एक दूसरी बात, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। दूसरी बात क्या कि ठीक है, मेंस अगर नहीं पढ़ा बच्चे, मेंस अगर ठीक है अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर अच्छे से पहले से नहीं पढ़ा बच्चे, पहले से नहीं पढ़ा, अब जब नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ा तो ठीक है आगे पीटी भी कठिन हो जाएगा, ठीक है, आगे पीटी भी कठिन हो जाएगा। पीटी भी कठिन है बच्चे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, पहले से कठिन हो जाएगा। ध्यान में रखिए बच्चे, कठिन हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न कंप्लीट बदल गया है। अब वर्तमान में पीटी कंप्लीट बदल गया, इसीलिए आपको पहले से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करके रखनी पड़ेगी बच्चे। और अब जब करंट की बात करेंगे तो करंट जो है, करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब जो आएगा उसी समय उसको हम लोग अपने नोटबुक में उसको हम क्या करेंगे तो पढ़ करके रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ये 2 बातें यहां से निकाल के लाए क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद। अब देखिए क्वेश्चंस कहां से क्या क्या पूछ रहा है। अब हम एक एक करके लेंगे क्वेश्चंस को। देखिए बच्चे, यहां देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले मैंने बताया पहला सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये देखिए बच्चे, इंडिजिनाइजेशन, ठीक है, स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। एकदम देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक, ठीक है, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, ये देखिए ये कीवर्ड है। तो किसी भी क्वेश्चंस को लिखने से पहले आपको उस, ठीक है, कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा। यहां देखिए कीवर्ड यहां पर क्या है कि तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। चलिए बच्चे, हम लोग इस बात को पकड़ते हैं और फिर आपको देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, पहला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां से एक कीवर्ड में पकड़ा बच्चे, क्या कि तकनीक, ठीक है, तकनीक, ठीक है, तकनीक, ठीक है, प्रौद्योगिकी। देखिए बच्चे क्या है, तो तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है बच्चे, तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है, तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। ध्यान दीजिए बच्चे, तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। ध्यान दीजिए बच्चे, ये स्वदेशीकरण है, स्वदेशीकरण है। बहुत अच्छी बात है। तकनीक प्रौद्योगिकी का क्या है, ये स्वदेशीकरण है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ठीक है, एकदम याद रखना है, तकनीक प्रौद्योगिकी का क्या है, स्वदेशीकरण है। चलिए, अब इस कीवर्ड को हमने पकड़ लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको अपने परिप्रेक्ष्य को बढ़ाना है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, कैसे तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, इसको इनलार्ज करेंगे बच्चे, ठीक है, इसको स्वदेशीकरण करेंगे कैसे। चलिए हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल बात कीजिए, ठीक है, एकदम सिंपल बात करेंगे। हम अलग अलग सेक्टर्स ले रहे हैं। चलिए पहला सेक्टर ले रहे हैं कृषि का क्षेत्र। ध्यान दीजिए बच्चे, कृषि का क्षेत्र ले रहे हैं बच्चे, कृषि का क्षेत्र। हम एक एक क्षेत्र लेंगे बच्चे और इसको हम क्या करेंगे, एकदम इलाबरेट करेंजी बच्चे। सर मेरा 69 से नंबर 70 ही बचा है सर, 78 के लिए इस बैच में। हाँ एकदम क्यों नहीं, प्रिंस राज जी 100% पढ़िए बच्चे, और जो मैं बात कह रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे तो यकीन मानिए सफलता के नए आयाम को छुएंगे आप। लेकिन होता क्या है कि बच्चा लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि 2-3 महीने की तैयारी, ठीक है, 2-3 मंथ्स की तैयारी करेगा और बच्चा बताएगा कि उसका एसडीएम में ही रिजल्ट आ जाएगा।
ऐसा संभव नहीं होता है बच्चे। ठीक है, मैं आपको बारीकी से बता रहा हूं, एज ए मेंटर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 2 या 3 महीने की पढ़ाई में अगर आप ये चाहेंगे कि आपका पीटी, मेंस, इंटरव्यू सब एक ही बार में क्लियर हो जाए, कहीं से आए और 2-3 महीना पढ़े और आपका रिजल्ट हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता बेटा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 7-8 महीने, 1 साल के आसपास तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चे, देखिए तो कैसे रिजल्ट होता है। हाँ, जो गुरुजी लोग जो बता रहे हैं उस पर एकदम पॉइंटेड होना है, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस्ड रहना है, और जो क्लासेस आपका हो रहा है उस क्लासेस का प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाना है। करंट ठीक है में क्या क्या घटनाएं चल रही हैं उसको क्या करना है, तो उसको फ्रेम करना है इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ, क्या बच्चे, पर्सपेक्टिव, किसके पर्सपेक्टिव में, तो बच्चे आपको आपका मेंस और प्रीलिम्स के ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फोकस करना है, नोट डाउन करना है, फिर देखें ना रिजल्ट कैसे होता है, होगा। क्योंकि ठीक है बच्चे, लगभग आपको इस बार की भी बात करें, अगर 67वीं का भी इंटरव्यू चल रहा है बच्चे, 67वीं में आपके गुरुजी का लगभग ठीक है आपको 12-13 बच्चे जो है इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है बच्चे, एक तो मेरा भाई ही है, ऑलरेडी पोस्टेड है, वो पिछले 64वीं में ही उसका रिजल्ट हुआ है, वो भी, उसका भी 16 तारीख को मंडे को इंटरव्यू है बच्ची। ठीक है, हाँ आपको बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू हो गया है, 20 तारीख को 3 बच्चों का इंटरव्यू है। तो लगातार मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूं और ठीक है मैं वही बात बताता हूं जिससे आपका रिजल्ट हो। बच्चे जो मैं कह रहा हूं, एक तो आपके पास प्रीलिम्स ठीक है और मेंस दोनों के हैंड रिटन नोट्स और आपका बनाया हुआ, कहीं से ठीक है कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं बच्चे, ठीक है आपने ले नहीं लिया वो मत कीजिए, अपने हाथ से बनाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके बाद क्या कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स बनाइए। और फिर बच्चे क्या करना है, ये जो जैसे मेंस में अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाता जाऊंगा मैं धीरे धीरे करके। देखिए मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार से ट्रेंड एकदम कंप्लीट चेंज हो गया, ठीक है 68वीं से 69वीं में भी चेंज होगा बच्चे, तो 69वीं में इसी पैटर्न पर होगा। तो इस पैटर्न पर जब होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, पीटी में अगर बहुत अच्छा मेंस और पीटी दोनों साथ साथ अगर पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता बच्चे। चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब देख रहे हैं क्या, ठीक है अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बच्चे। मेंस में बस मेरा काम बेटा केबल और केबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा मुझे आता ही नहीं, दूसरा कुछ सब्जेक्ट्स मुझे नहीं आता है, मेरा केबल और केबल जो पकड़ है वो ठीक है साइंस पर है, साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही मैं पढ़ाता हूं केबल मेंस में, एक चैप्टर एक टॉपिक बच्चे। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा हूं मैं, तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, ये पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चे। अब सबसे पहली बात मैंने क्या किया कि कृषि का क्षेत्र बच्चे, अच्छा अब देखिए कृषि के क्षेत्र में क्या क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ये देखिए क्या कह रहा है कि तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, है ना। कृषि के क्षेत्र में क्या आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, तो बच्चे सबसे पहले आ रहा है क्या कि प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो वर्तमान में आपको जो यांत्रिकीकरण है ठीक है कृषि में बहुत प्रभावी है। और बच्चे जो मजदूर है, मजदूर अगर बात करें लेबर्स, ठीक है आपको लैंड लेबर्स जो होता है उसकी क्षमताएं धीरे धीरे घट गई हैं, ठीक है बच्चे। और लोग जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी का यूज या तकनीक का यूज हम अधिक से अधिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, पर हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरी बात क्या, कॉस्ट को घटा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बच्चे, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा आपको जो इंटरनेशनल लेवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने ठीक है उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या क्या मैंने बात किया बच्चे, कृषि के क्षेत्र में ठीक है हम जब यांत्रिकीकरण करेंगे, ठीक है जब हम प्रौद्योगिकी को लाएंगे तो क्या क्या काम होगा बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उत्पादकता बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे, ठीक है बढ़ाएंगे अगर हम ठीक है इसको तकनीक से जोड़ देते हैं, किसको, तो
तकनीक से जोड़ देंगे, और वो भी क्या, स्वदेशी तकनीक से अगर जोड़ेंगे तो उत्पादकता बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, उत्पादकता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एकदम याद रखिए, बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर क्या हम क्या करेंगे बच्चे, उत्पादकता बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएगा हमारा उत्पादकता बहुत ज्यादा। ठीक है, पैदावार बढ़ेगा। फिर क्या मैंने कहा बच्चे, फिर मैं क्या कहा बच्चे कि आपको ठीक है कॉस्ट कटिंग होगा, यानी आपका जो है कृषि के क्षेत्र में जो पैदावार होगा, जो भी उत्पाद ठीक है उत्पादित होंगे उसका ठीक है आपको सस्ता वो होगा। यानी आपको यहां पर क्या है ठीक है कि ये ठीक है क्या कह रहे हैं इसको, कॉस्ट कटिंग होगा, यानी पैदावार सस्ता होगा बच्चे। पैदावार क्या होगा, सस्ता होगा। यानी आपको गेहूं धान और जो भी उत्पाद है ठीक है, गेहूं पैदावार क्या होगा, सस्ता होगा। यानी उत्पाद क्या होंगे, तो बच्चे उत्पाद सस्ते होंगे। ध्यान दीजिए बच्चे मेरी बात को, सस्ते होंगे। और क्या होगा बच्चे, और हमने क्या कहा, तो ठीक है आपको जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान दीजिएगा सब आप आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान दीजिए बच्चे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक है आपको गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, ध्यान दीजिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद क्या होंगे, ठीक है उत्पाद, ठीक है उत्पाद आसानी से उत्पादित होंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, आसानी से उत्पादित होंगे। मैं अलग अलग सेक्शन ले रहा हूं बच्चे, उत्पादित होंगे। चलिए देखिए, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, कृषि के क्षेत्र में तकनीकों का यदि स्वदेशीकरण करेंगे तो क्या होगा, तो आपको तरह तरह के ट्रैक्टर्स, तरह तरह का ठीक है आपको जो फर्टिलाइजर्स है, ठीक है फर्टिलाइजर्स है यानी उर्वरक है। बच्चे यहां देखिए, तकनीक कृषि के क्षेत्र में कहां का स्वदेशीकरण होगा, तो एक तो बीज हाई क्वालिटी का बनेगा बच्चे। बीज आजकल बीज में बहुत ज्यादा आपको क्या है, हाइब्रिड बीज ठीक है आपको आसानी से हाइब्रिड बीज क्या होगा, उत्पादित होंगे। दूसरी बात मैंने क्या कहा बच्चे, हाइब्रिड बीज उत्पादित होंगे। फिर क्या होगा, यहां पर हम ठीक है बीज की भी अगर बात करते हैं तो बीज में भी आजकल बहुत ज्यादा बीज की क्वालिटी आ गई है बच्चे। जैसे बीज की बात अगर करेंगे तो हाइब्रिड तो मैंने हाइब्रिड कहा मैंने बच्चे। फिर मैंने कहा ट्रांसजेनिक बीज का उत्पादन होगा। फिर क्या कहा मैंने बच्चे, तो ये जीएमओ का उत्पादन होगा। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स उत्पादित होंगे बच्चे। तो यहां पर हम तकनीक ला सकते हैं बच्चे, अगर तकनीक लाएंगे तो बीज भी सस्ता मिलेगा, ठीक है, और हाई क्वालिटी का और देसी बीज मिलेगा बच्चे। ऐसा नहीं कि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बीज है उसका, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, तो विदेशी बीज होगा जो हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, तो चाहे हाइब्रिड हो, ट्रांसजेनिक हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हो, तो ये इसका उत्पादन हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और क्या करेंगे कृषि के क्षेत्र में, जैसे ठीक है अलग अलग आपको यांत्रिकीकरण करेंगे बच्चे, यांत्रिकीकरण करेंगे। कृषि के क्षेत्र को क्या करेंगे, यंत्रीकरण करेंगे बच्चे। जैसे आजकल देखिएगा ठीक है आपको बोने में काटने में, ठीक है आपको जुताई में है, फिर आपको फर्टिलाइजर्स के यूटिलाइजेशन में, फिर आपको अगर हम बात करें उर्वरक के उपयोग में, हर जगह ठीक मशीनों का प्रयोग हम लोग अधिक से अधिक कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कृषि सरल हो जाएगा बच्चे, कृषि सरल हो जाएगा। और इसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा, उत्पादकता बढ़ाएंगे हम बच्चे और पैदावार सस्ता हो जाएगा, उत्पाद सस्ते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आसानी से उत्पादित होंगे। तो बच्चे मेरा कहना क्या है कि क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए तो कृषि का क्षेत्र हो गया, अब देखिए दूसरा मैं ले रहा हूं बच्चे, दूसरा क्षेत्र ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि सिंपली मोबाइल की बात कीजिए, मोबाइल का बात कर रहे हैं बच्चे, मोबाइल पर हम चलते हैं। अब मोबाइल क्या है, अब देखिए कि कहा जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं वह हम क्या है विदेशों पर डिपेंड हैं, खास करके चाइना पर, खास करके हांगकांग पर, या अगर विदेशी देश की बात करें तो वहां से हमको बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, लाते हैं। जिससे क्या होगा कि बच्चे यहाँ असेंबलिंग किया जाता है। जनरली मोबाइल पर देखिए मेड इन चाइना, लेकिन लिखा हुआ रहेगा क्या, मेड इन इंडिया, ठीक है।
मेड इन इंडिया लिखा होगा, लेकिन उसका जब आप देखिएगा कि उसके इक्विपमेंट्स पर बात करेंगे तो सब इक्विपमेंट्स में क्या होता है, तो सब मेड इन चाइना या अलग अलग देशों से हम ला करके यहाँ असेंबलिंग करते हैं और असेंबलिंग करके क्या करते हैं, आपको बेचते हैं। तो बच्चे क्या होगा, तो आपको लोअर लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो प्रभावित होगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, उच्च तकनीक का स्वदेशीकरण कर दें और मैन्युफैक्चरिंग भी यही करने लगे, तो एक तो ठीक है रोजगार में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। दूसरा क्या होगा बच्चे, ठीक है, आपको उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के उत्पाद का निर्माण अपने ही देश में होने लगेगा। और तीसरा क्या होगा बच्चे, तो जो हम ठीक है आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या आएगा, कमी आएगा, जिससे आम जनों को, यहाँ के जितने भी लोग हैं उसको, आम जनों को क्या मिलेगा, तो सस्ते उत्पाद मिलेंगे बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इस सेक्टर पर भी हम बात करते हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में बहुत ज्यादा स्वदेशीकरण की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ध्यान देना बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में स्वदेशीकरण चाहिए। ठीक है, उत्पाद में स्वदेशीकरण चाहिए बच्चे, स्वदेशीकरण चाहिए। ठीक है, स्वदेशीकरण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि आपको टेकल आउट होना है कहां पर, तो पूरे ठीक है वर्ल्ड को क्या करना है, कंसीडर करना है। पूरा वर्ल्ड आज के समय में क्या है, तो मार्केट है बच्चे। तो जब मार्केट है पूरा वर्ल्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरे विश्व के साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। अब देखिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गया, और क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में स्वदेशीकरण लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, क्या क्या होगा बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ बहुत सारी बातें होंगी। क्या होंगी, तो बच्चे आपको याद रखना है कि ठीक है आत्मनिर्भर बनेंगे हम, सबसे पहले आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, एक डिपेंडेंसी जो हमको है पूरे वर्ल्ड पर, ठीक है, असेंबलिंग करके बेचने का भी, तो वहां पर क्या होगा कि हम डिपेंडेंसी खत्म कर लेंगे बच्चे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सस्ते उत्पाद होंगे। ठीक है, सस्ता और बच्चे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होंगे, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होगा बच्चे, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद होंगे। तीसरी बात क्या बच्चे, कि आत्मनिर्भर, सस्ता, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्माण तो होगा ही होगा, साथ में हम क्या कह रहे हैं कि रोजगार में वृद्धि होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका क्या होगा, प्रबल होता जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, कृषि का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। अब थोड़ा सा और चलते हैं, स्वदेशीकरण। अब देखिए बच्चे आज के डेट में क्या है कि आपको पता होगा, तीसरा हम ले रहे हैं, यहां देखिए तीसरा हम ले रहे हैं, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में स्वदेशीकरण। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चे, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है, ध्यान में रखिए बच्चे, ये आपको हम ले रहे हैं क्या, तो उपग्रह संचार का क्षेत्र। ध्यान दीजिए, उपग्रह संचार का क्षेत्र, क्या बच्चे, संचार का क्षेत्र। चलिए थोड़ा सा और हम इसको एलैबोरेट करते हैं। चौथा आपको ठीक है, सुपर कंप्यूटर का क्षेत्र, ध्यान देते चलिए बच्चे, सुपर कंप्यूटर का क्षेत्र। अब सिंपल बात है, ये देखिए, ये न्यू लाइन का क्या है, तो स्मार्ट बोर्ड है, न्यू लाइन का स्मार्ट बोर्ड है। तो इस स्मार्ट बोर्ड के निर्माण में बच्चे ठीक है, अगर इसको खोल करके पार्ट्स देखिए तो स्क्रीन दिखेगा कहीं और से है, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ देखिएगा इधर उधर से है। तो वर्तमान में आपको एक जो संस्था है इसरो या कहिए बार्क, ठीक है, या कहिए आपको IGCR, इसका पूरा ध्यान किस पर है, तो स्वदेशीकरण पर है बच्चे, ध्यान में रखना है, स्वदेशीकरण पर है। ठीक है, स्वदेशीकरण पर इसका कंप्लीट फोकस है बच्चे, स्वदेशीकरण पर, ठीक है, पर इनका ध्यान केंद्रित है। कैसे बच्चे, अब देखिएगा कि कोई भी विश्व का देश, ठीक है, केंद्रित है, कोई भी विश्व का देश जो है भारत को मदद करने के लिए तैयार नहीं है बच्चे। सोफिया खातून जी कैसे हैं सर, बढ़िया है, मेस में भी आपका स्वागत है बच्चे। ठीक है, तो आज मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्वेश्चन से। ठीक है बच्चा लोग, एकदम क्वेश्चन से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। और बच्चे एकदम इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए, उपग्रह संचार का क्षेत्र, इसरो, बार्क, IGCR, ये आपको क्या है बच्चे, तो ये जो है ये इसरो या बार्क या IGCR स्वदेशीकरण पर इनका ध्यान केंद्रित है।
जैसे सिंपली लीजिए बच्चे, बहुत सारा एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे भारत ने क्रायोजेनिक्स तकनीक खुद ब खुद विकसित की। भारत ने, आपको याद रखना बच्चे, क्रायोजेनिक्स तकनीक का विकास खुद ब खुद किया। कोई विश्व का देश जो है भारत को क्रायोजेनिक्स देने के लिए तैयार नहीं था बच्चे। तो भारत ने क्या किया कि खुद ब खुद डेवलपमेंट किया। कोई भी देश जो है भारत को, ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक्स का विकास भारत ने खुद ब खुद किया बच्चे, ठीक है। और स्क्रैमजेट इंजन, ध्यान देना बच्चे, स्क्रैमजेट इंजन, अब ये इंजन क्या है बच्चे, ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन, सब पर हम बात करते चलेंगे। स्क्रैमजेट इंजन का निर्माण भारत ने खुद ब खुद किया बच्चे, निर्माण भारत ने किया बच्चे स्क्रैमजेट इंजन का। पहले तो क्रायोजेनिक्स का विकास किया, फिर स्क्रैमजेट इंजन का निर्माण किया, ठीक है। तो इन सब चीजों का निर्माण भारत ने, ठीक है, किया बच्चे। स्क्रैमजेट इंजन का निर्माण किया, क्रायोजेनिक्स का विकास किया। अब ये क्रायोजेनिक्स है क्या बच्चे? क्रायोजेनिक्स का अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रायोजेनिक्स का अर्थ होता है निम्न तापकी उत्पन्न करना। और बच्चे रॉकेट में जो फ्यूल यूज करते हैं, जिसको प्रणोदक कहते हैं, प्रणोदक के निर्माण में इस क्रायोजेनिक्स तकनीक का सबसे बड़ा महत्व है बच्चे। बिना क्रायोजेनिक्स तकनीक के आप, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस होता है वह लिक्विड फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा बच्चे, स्क्रैमजेट इंजन। बच्चे ये इंजन ऐसा इंजन है जिसमें, ठीक है, जिसमें आपको, जब तक ये आपका रॉकेट वायुमंडल में होगा तो वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको, ठीक है, वो अपने साथ जो ऑक्सीडाइजर लेके गया है उस, ठीक है, ईंधन का उपयोग, उस ऑक्सीजन का उपयोग यह, ठीक है, अपने गमन में करता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि इस तकनीक का विकास भारत ने खुद ब खुद किया, स्वदेशी तकनीक का। विश्व का कोई भी देश आपको इस तकनीक को देने से कतरा रहा था भारत को, तो भारत ने खुद ब खुद, ठीक, अपने बल पर क्या किया कि इसरो ने इसका निर्माण किया और भारत का सहयोग लिया, और IGCR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, इसका भी सहयोग लिया। और भारत ने क्या किया कि आपको अपने तकनीक को इतना ज्यादा विकसित कर लिया कि वर्तमान में इसरो, ठीक, इसरो आपको विश्व में, ठीक है, उपग्रह संचार के तकनीक को समृद्ध करने में, ठीक है, प्रथम श्रेणी के देशों में शामिल है बच्चे। आज भारत की गिनती जो है अमेरिका के समकक्ष माना जाता है, इसरो को नासा के समकक्ष माना जाता है, आपको इसरो को, ठीक है, आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA जो है उसके समतुल्य माना जाता है बच्चे, ठीक है। चाइना से भी हम आज ऊपर हैं। हमारा इसरो ने, ठीक है, अपने तकनीकों को स्वदेशीकरण करके हमारा मान जो है विश्व में बढ़ाया है, और, ठीक है, यहाँ के वैज्ञानिकों को बच्चे बहुत ही दूसरे नजर से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि है ये अगर भारत के वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से बहुत ही तेज तर्रार होंगे। और ये हम लोग इंडिजिनस पर हमेशा बात करते रहते हैं बच्चे, किस तरह से अपने तकनीकों को क्या करें, विकसित करें, जिससे पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व में हमारा जो है ना वो क्या होगा, आपको एक तरह से कहिए हमारा जो है मान सम्मान बढ़ेगा। और इसरो ने इसको सिद्ध भी किया है हाल के दिनों में, चाहे मॉम का सफल प्रक्षेपण हो, या आपको हाल ही के दिनों में, ठीक है, आपको पता होगा बच्चे, हर बच्चे जान रहे होंगे, चंद्रयान 3 की बात अगर करेंगे, चंद्रयान 1 से कहानी शुरू हुई थी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, मैं सबको आपको फोकस करके बताऊंगा। और आदित्य L1 बच्चे, ठीक है, ये भी आपको मेंस में इस बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब क्या है, सुपर कंप्यूटर का क्षेत्र बच्चे, सुपर कंप्यूटर का क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, आपको हम थोड़ी सी राम कहानी बताते हैं। तो बच्चे, एक कंपनी है, ठीक है, आपको कंपनी थी जिससे भारत ने, ठीक है, अमेरिकन कंपनी थी, हमको लगता है क्राय नामक कंपनी थी, उससे भारत ने, ठीक है, सब कुछ बात उत कर लिया कि भारत को वो सुपर कंप्यूटर देने वाला है। लेकिन अचानक, ठीक है, आपको मुकर गया कि मैं आपको सुपर कंप्यूटर नहीं दूंगा। ये 1955-56 की बात है बच्चे। तो यहाँ के वैज्ञानिक जो थे, विजय पंडुकर भटकर बच्चे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। परम 8000 का निर्माण भारत में स्वदेशी तकनीक के आधार पर किया गया। और आज भारत, ठीक, IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है, प्रमुख देशों में से एक गिना जाता है बच्चे। तो मेरा कहना क्या है, अब हम फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे, मेरा कहना क्या है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, यहां देखिए इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा था बच्चे, मेरा कहना क्या है कि अगर आप, ठीक है, तकनीक प्रौद्योगिकीकरण का स्वदेशीकरण करेंगे
करेंगे तो आपका विश्व में क्या होगा, ठीक है, आप जो है विश्व के, ठीक है, अग्रणी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। विश्व, पूरा विश्व वर्तमान में ग्लोबलाइज होने की वजह से पूरा विश्व आपके लिए मार्केट हो जाएगा। और बच्चे, हम तो ठीक है रोजगार में समृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ में हम अपने मैन्युफैक्चर सेक्टर को इतना मजबूत कर लेंगे कि एमएसएमईज, अभी जो वर्तमान में बहुत ज्यादा टेंशन में है एमएसएमईज बच्चे, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस जो है, वहां पर हम क्या करेंगे तो आपको ठीक इतना ज्यादा रोजगार का सृजन होगा कि बेरोजगारी दूर होगी। एक दूसरी बात क्या कि आपको हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, और ठीक है उत्पाद हमारे सस्ते होंगे, और ठीक है बच्चे, और हाई क्वालिटी के उत्पाद हम पूरे विश्व को भी दे सकते हैं। और वहां से पैसा ये करके मतलब कमा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की समृद्धि को और हाई लेवल कर सकते हैं, और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, उसको भी हम समृद्ध कर सकते हैं। तो अगर इन सब बातों को आप इस क्वेश्चन में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा, बहुत जबरदस्त होगा बच्चे। तो ये बातें हो गई। तो तकनीक प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण पर हम बात करेंगे। अगर ठीक है देखिए, इसमें मैंने क्या क्या यूज किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मैंने टच किया, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी टच किया, मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी को भी टच किया, मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी टच कर सकता था इसमें, ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी टच कर सकता था बच्चे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि बिना आपको पूरे सिलेबस को पढ़े हुए, बिना पूरे सिलेबस की जानकारी हुए आप एक बेहतर आंसर लिख पाना आपके लिए क्या होगा, संभव नहीं होगा बच्चे। तो इसीलिए फोकस्ड रहना है आपको। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या करना है, दो काम आपको करना है बच्चे, मेरे साथ चलिए। पहली बात। दूसरी बात क्या कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है, जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, और साथ में अपना दिमाग खुला रखेंगे। क्या विश्व परिदृश्य में अभी चल रहा है, भारत में क्या क्या कहां कौन सी घटनाएं हो रही, उसको भी अभी से ही नोट डाउन करते रहेंगे बच्चे। क्योंकि जैसा बच्चे, ठीक है, आपको है ये तो मेंस दिसंबर में हो जाएगा, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं यहां पर आपको पहले ही क्वेश्चंस में पढ़ा दूंगा कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये आएगा, और इसमें मैं पूरा विस्तार से पूरा सिलेबस को मैं कवर आउट करूंगा। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा बच्चे, किसी भी स्क्रैमजेट या स्क्रैपजेट नहीं बेटा, स्क्रैमजेट नहीं मैं बोल रहा हूं, स्क्रैमजेट बोल रहा हूं। स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन है जिसमें आपको, ठीक है, आपके सरफेस लेवल पर तो ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब तक रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ईंधन की आवश्यकता कब होती है, जब आपको एटमॉस्फेयर में रहेगा कोई भी चीज। तो बच्चे, जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो वहां पर क्या होता है, स्क्रैपजेट नहीं होता है, स्क्रैमजेट होता है। अर्चना जी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। तो बच्चे लोग यहां जरा इस बात पर, इस क्वेश्चन को जरा देखिए क्या कह रहा है। बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, क्या है परमाणु ऊर्जा। तो पहले देखिए बच्चे, कितना कीवर्ड्स यहां से निकालेंगे। हर क्वेश्चन का अपना अपना कीवर्ड्स होता है। एक तो बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता है, इसको चर्चा करेंगे। देखिए हम डिकोडेट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। दूसरा क्या है, ठीक है, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, क्या जी भारत में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। चलिए सिंपली देख लीजिए, सिंपली बात कर रहे हैं एकदम। आपने देखा होगा, रिक्शा वाला भी 2 मोबाइल रखता है, ठीक है। पहले एक घर में एक गाड़ी थी, एक मोटरसाइकिल था। आज उस घर में क्या है कि आपको 2 बड़ी गाड़ियां, यानी 4 पहिए वाला गाड़ी, और कम से कम एक जो है, 1 या 2 आपको छोटे व्हीकल्स हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2030 तक लगभग 40% प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग क्या होगा, बढ़ जाएगा बच्चे। जो 2020 में ऊर्जा आवश्यकता थी, उसका लगभग 40% आपको हर व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता क्या होगी, बढ़ जाएगी बच्चे। देखिए कितना परसेंट बढ़ा, 40%। आज के डेट की बात अगर करें वर्तमान की, तो बताइए ठीक
किस घर में एसी नहीं है बच्चे, किस घर में गीजर नहीं है, कहां वॉशिंग मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ गए बच्चे, कहां वॉशिंग मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है, कहां माइक्रोवेव नहीं है, कहां इंडक्शन कुकर नहीं है बच्चे, हर जगह है। क्या जी, आपकी ऊर्जा आवश्यकता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यदि ऊर्जा आवश्यकता बढ़ेगी बच्चे तो क्या होगा, देश की ऊर्जा आवश्यकता वही रहेगी? नहीं। तो वर्तमान में, ठीक है, हाँ, प्रति व्यक्ति ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है। क्या मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा आवश्यकता आपको सोचना है। मेंस में यह नहीं होता है कि आप पहले से क्या पढ़े हुए हैं, उस समय आपकी लेखनी में दम होना चाहिए, पहले से आपका नजरिया एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या है बच्चे। हाँ, ये क्या होगा, कब आएगा आपको? जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, और वो हम लोग करवाएंगे आपको। प्रतिदिन जो है मंडे से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा डेली, और उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा कैसे लिखना है, समझे बच्चे। तो ये जो मेंस का आपको हम लोग बैच लेके आए हैं, ये मील का पत्थर साबित होगा बच्चे, मील का पत्थर साबित होगा, और एकदम लो कॉस्ट में बच्चे, ठीक है। जो काम अन्य कोचिंग जो है कहते हैं लाखों रुपए लेकर के कर रहा है, वो काम हम लोग एकदम लो कॉस्ट पर कर रहे हैं एसडीएम राहुल सिन्हा के नेतृत्व में। और उनका जो विजन है कि हर घर में ऑफिसर हो, उस विजन को हम लोग क्या करेंगे, तो सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे। तो एकदम मजेदार है। और सैटरडे संडे को फुल लेंथ टेस्ट बच्चे, संडे को एसे राइटिंग टेस्ट, इतना काम। तो आप जुड़ कर तो देखिए, जो मुहिम शुरू हुआ है वो मुहिम एक दिन में 69 बच्चे पढ़े, 69 पीटी पढ़े, उसके बाद स्थिर हो गए। नहीं बच्चे, अभी तो बहुत आगे जाना है, और जो भी बच्चा एनरोल है हर बच्चे को सफल बनाना है, ठीक है। तो बच्चे एकदम याद रखना है आपको। तो मैं यहां क्या कह रहा था कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के लिए, ठीक है, अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में बच्चे सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता क्यों। बच्चे भारत, ठीक है, वर्तमान में विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश हो गया। इतनी बड़ी आबादी, ठीक है, विविध लोग, ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग, हर समय कुछ नया नया त्योहार, ठीक है, देखेगा। अभी क्या है कि दशहरा का मौसम आ गया, दीपावली का मौसम आएगा, ठीक है बच्चे, दीपावली पर्व आ जाएगा सामने, छठ आएगा, हर जगह ऊर्जा 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 चाहिए बच्चे। तो हम इसको लिंक्ड करके देखेंगे, ठीक है। और बच्चे, और देखिए, मैंने एक और चीज बताया था थोड़ी देर पहले, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है। जब लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो किसी भी देश का, तो वहां पर क्या होगा, हाँ, आपके जिस तरह से रक्त है आपके शरीर में बह रहा है, उसी तरह से ऊर्जा का बहाव होगा। यानी क्या कह रहा हूं मैं कि देश के विकास में ऊर्जा रक्त की भांति व्यवहार करता है। और जब आपकी आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका रक्त का बोलते ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ेगा। और जब ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, सरकार को, या जो भी, ठीक है, आपका जो भी लोग ऊर्जा सेक्टर में लगे हुए हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, उत्पादित करना पड़ेगा। और आपको पता है कि पेट्रोलियम पदार्थ जहां, या आपको कहिए, ठीक है, कोयला सीमित संसाधन है बच्चे, सीमित है, ठीक है। हमको पता है कि भविष्य में ये समाप्त हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको नए नए तकनीकों की ओर, ठीक है, ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। नया तकनीक मतलब बच्चे, तो यहां पर नवकरणीय ऊर्जा स्रोत पर बात करना पड़ेगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर बात करना पड़ेगा, जहां पर हम पवन ऊर्जा के सेक्टर में, जहां पर सौर ऊर्जा के सेक्टर में, जहां पर क्या बच्चे, आपको नाभिकीय ऊर्जा के सेक्टर में हमको काम करना पड़ेगा। नए नए रिएक्टर्स लगाने पड़ेंगे जहां से ज्यादा ऊर्जा का हार्नेसिंग हो। हाँ, एक दिन में ये काम नहीं होता बच्चे, परमाणु रिएक्टर एक दिन में नहीं लगता, परमाणु रिएक्टर को लगाने में लंबा समय चाहिए, ठीक है। और बहुत सारा इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल कंसर्न पर हम बात करते हैं। तो बच्चे क्या करना पड़ेगा हमको, तो एकदम बारीकी से सोचना पड़ेगा और हमारे एनर्जी सेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा। भारत ने निश्चित रूप से, ठीक है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं बच्चे। तरह तरह से नए नए रिएक्टर्स लगाए गए, लेकिन और भी सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत जो है FBR पर काम कर रहा है बच्चे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर। अब ये FBR क्या है, तीव्र प्रजनक रिएक्टर है।
तीव्र प्रजनक रिएक्टर। ठीक है बच्चे, तीव्र प्रजनक रिएक्टर पर काम कर रहा है। तो तीव्र प्रजनक रिएक्टर क्या है बच्चे, ध्यान देना है। तीव्र प्रजनक रिएक्टर क्या है, मेरे अर्थ में, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए एफबीआर क्या होता है। तो एफबीआर जो है ये आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और मैं इसको बाबा जी का कमंडल कहता हूं। ठीक है, मेरी भाषा में अगर बात करें, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय बोलते हैं कि ये बच्चा क्या है, तो ये बाबा जी का कमंडल है। कैसे कमंडल है, तो बच्चे एक बार अगर इसने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली तो लगातार लंबे समय तक ऊर्जा देता रहता है। यानी जितना ईंधन का इसमें उपयोग करेंगे उससे ज्यादा ईंधन यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो बच्चे मेरे, क्या मैं कह रहा हूं, एकदम सिंपल है बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं कि देखिए, ठीक है, एक बार क्रिटिकलिटी अगर प्राप्त कर लिया, क्रिटिकलिटी बच्चे, हाँ क्रिटिकलिटी यानी ये क्रांतिक, ठीक है, ये हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, हिंदी का बैच है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एक बार क्रांतिक अवस्था प्राप्त करने पर, एक बार क्रांतिक अवस्था प्राप्त करने पर, एक बार क्रांतिक अवस्था प्राप्त करने पर यह लगातार ऊर्जा का उत्पादन करता है। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, ऊर्जा उत्पादित करता है ना, उत्पादित करता है। यानी एक, ठीक है, इसमें जितने ईंधन का प्रयोग करते हैं, दूसरा देखिए, इसमें जितने ईंधन का प्रयोग करते हैं, इसमें जितने ईंधन का प्रयोग करते हैं बच्चे, उससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न होता है। ईंधन का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा उत्पन्न होता है, उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो बच्चे ध्यान देना है मेरी बात को, उससे ज्यादा उत्पन्न होता है ना। तो ये याद रखना है आपको, उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। तो हम अगर इस पर काम करते हैं, और आपको पता है कि भारत में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, भारत में विश्व का कितना परसेंट, तो विश्व का, ठीक है बच्चे, विश्व का 20% उपयोग योग्य थोरियम अवेलेबल है, योग्य थोरियम है बच्चे, थोरियम है। तो क्या होगा, अगर भारत इस थोरियम पर वर्कआउट कर ले तो भारत क्या करेगा, तो बच्चे आपको लगातार ऊर्जा उत्पादित करता रहेगा। किस सेक्टर के द्वारा, तो इस परमाणु, ठीक है, ऊर्जा के द्वारा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के द्वारा। तो भारत का कंप्लीट कंसर्न है ऑन, ठीक है, ऑन बच्चे किस पर, तो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और भारत लगातार लगा हुआ है, ठीक है, कि हम नए नए रिएक्टर्स बनाएं। और आपको शायद पता होगा, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट कहता है कि भारत जो है, ठीक है, 2025 तक देखिए, ठीक, 2025 तक 50 नए रिएक्टर बच्चे, 50 नए रिएक्टर के निर्माण का प्रस्ताव लाए हुए हैं बच्चे। 50 नए रिएक्टर के निर्माण पर बात कर रहा है, रिएक्टर के निर्माण की बात कर रहा है बच्चे। और इसकी दिशा में वो क्या कर रहा है, लगातार कार्य भी कर रहा है। तो कहने का क्या अर्थ बच्चे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात बच्चे, IGCR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये देखिए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है स्वदेशी तकनीक के आधार पर, ठीक है, इंडिजिनस तकनीक के आधार पर नए नए रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में, ठीक है, आपको आगे बढ़ना बच्चे। और इस दिशा में इसने बहुत सारे काम भी किए। इसने कामिनी नामक रिएक्टर का निर्माण भी किया है। आपको पता है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर इसको बोलते हैं, कामिनी बच्चे। ये पहला विश्व का यूरेनियम थोरियम चक्र पर आधारित परमाणु रिएक्टर है। तो बच्चे लगातार भारत लगा हुआ है और इस दिशा में नए नए कार्य कर रहा है। और बच्चे, ठीक है, ये तो हो गया कि क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, लेकिन कार्यक्रम में आवश्यक सावधानी, क्योंकि आपको पता है कि परमाणु, ठीक है, रिएक्टर्स जो है यहां से बहुत ज्यादा क्या होता है, रेडिएशंस, ठीक है, बाहर निकलने की संभावना रहती है, ठीक है, रेडिएशंस के निकलने की बहुत ज्यादा संभावना है। और रेडिएशंस अगर बाहर निकलेगा तो यह पर्यावरण और कंप्लीट जो आपको एनवायरनमेंट है उसको प्रदूषित करने का प्रयास करेगा। और बच्चे जेनेटिक लेवल पर आपको क्या होगा, म्यूटेशन होने की संभावना है। इसलिए सावधानी तो बरतनी पड़ेगी बच्चे, ठीक है। आइदर कंसर्न
अबाउट इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के लिए सावधानी तो करना पड़ेगा बच्चे। तो आपको मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, ठीक है, पूरा कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या है कि बिना आपको, ठीक है, बिना आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़े आप इसका आंसर नहीं दे सकते बच्चे। पहला वाला जो सेक्शन है, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस का जो सेक्शन है, यहां देखिए अब क्या आ गया, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए, देखिए कहां से क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए प्रौद्योगिकी, ठीक है, आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। बिहार प्रौद्योगिकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बच्चे। कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? बिहार में प्रौद्योगिकी। बच्चे आप ब्रेडा का नाम सुने होंगे, BREDA, नहीं सुने हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप ब्रेडा, BREDA, ब्रेडा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है बच्चे। आजकल देखिएगा कि ये काफी सक्रिय है और ठीक है, आपके जो मुख्यमंत्री की एक योजना, मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, ठीक है, जिसको याद रखिए, क्या बोलते, सोलर पैनल से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसके तहत आपको क्या क्या किया जा रहा है बच्चे, तो आपको सब्सिडी दी जा रही है और ठीक है, सोलर पैनल हर घर में लगाए जाने की बात की जा रही है बच्चे। जो भी इसमें इच्छुक हैं वो व्यक्ति अपने घर में क्या लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि सोलर एनर्जी का हार्नेसिंग अधिक से अधिक हो पाएगा और फिर जाकर के आपको बिहार का, ठीक है, बिहार का डेवलपमेंट होगा। यानी अगर आप एक सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, क्यों प्रौद्योगिकी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, तो बच्चे बिहार में, ठीक है, बहुत ज्यादा उद्योग की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ लघु उद्योग, ठीक है, और क्या बच्चे, लघु उद्योग, एक लघु उद्योग, फिर क्या बच्चे, लघु उद्योग, या कह सकते हैं आप क्या कि कृषि आधारित उद्योगों की संभावना, ठीक है, क्या बहुत ज्यादा है बच्चे। कृषि आधारित उद्योग लगाने की संभावना बहुत ज्यादा है, आधारित उद्योग आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ बासमती चावल, ठीक है, बासमती चावल या कहिए लीची या कहिए आम, ठीक है, या आपको बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं, ठीक है, मखाना, हम लोग के क्षेत्र में, पूर्णिया अररिया के क्षेत्र में मखाना का उत्पादन बच्चे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मखाना होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग में अगर प्रौद्योगिकी को ला दिया गया तो क्या होगा, बिहार एकदम कंप्लीट डेवलप हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हाँ जरूर, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के निदान करके, निदान का नाम ही क्या है, तो आपको टेक्नोलॉजी है, याद रखिए बच्चे, ठीक है। मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस को डिकोड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ये बातें हो गई। अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, नैनो हर जगह स्वास्थ्य। बच्चे कौन नहीं चाहता है कि ब्लडलेस सर्जरी हो, कौन नहीं चाहता है कि आप, ठीक है, जो टैबलेट खा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा बहुत सारा व्यक्ति कहेगा पेन किलर मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगा, ठीक है, सही बात है, क्योंकि ब्लड में घुलेगा और ब्लड जाएगा क्या बोलते हैं, कहां पर, किडनी के पास में, वहां प्यूरिफिकेशन होगा, फिर जाकर के वो काम करेगा बच्चे। तो कहना मेरा ये है, ठीक है, कि अगर हम ऐसे नैनो टैबलेट्स का यूज करें जो आपका ऑर्गेन है उसी को हिट करे, जैसे सरदर्द है तो सरदर्द का जो जहां भी उसका लोब है उसी लोब को जाकर वो हिट करता है, तो क्या होगा, शरीर के अन्य अंग खराब होने से बच जाएंगे। तो वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो रोबोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो कहा जा रहा है कि सुई भी आएगा बच्चे, बच्चा को सुई लगाने, बहुत सारा आप लोग भी, ठीक है, लाइव जो भी देख रहे हैं उनमें उनको भी ये प्रॉब्लम होता होगा कि सुई लगाने से पहले 4 बार सोचेगा सुई लगा, अरे दर्द होगा। अब नैनो सुई आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, कहीं भी लगा लीजिए, ठीक है। देखिएगा नैनो स्टिच आएगा बच्चे, नैनो स्टिच देखिएगा, जब सिलाई करते हैं तो मोटा सा, ठीक है, लेयर बन जाता है बच्चे, स्किन खराब हो गया, तो अब क्या हुआ, तो नैनो स्टिच। तो मेडिसिन के क्षेत्र में एक से एक आपको डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। आपको नैनो प्रौद्योगिकी का हम उपयोग करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, कंप्लीट सिनेरियो आपका चेंज हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर बहुत सारे चर्चा भी करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अलोंग विद द एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, बच्चे संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र प्रगति के साथ वो इसको कंप्यूटर के साथ जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां देखिए विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए, है ना, चलिए अच्छी बात है। ये एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य, बच्चे जल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल पर, ठीक है, ये केंद्रित है। तो मतलब कहने का क्या अर्थ है, तो देखिए एनर्जी सेक्टर को भी इसने टच किया,
एनर्जी सेक्टर को भी टच किया, ठीक है, इसको परमाणु ऊर्जा से जोड़ के देखा इसने, ठीक है। आपको ये देखिए जल की उपलब्धता, यानी आपको एक और सेक्टर टच किया, कौन, तो बच्चे, ठीक है, ये एनर्जी हो गया, ये पॉल्यूशन के भी सेक्टर को चेक किया बच्चे, पॉल्यूशन का सेक्टर भी टच किया। फिर देखिए, ठीक है, आपको नैनो टेक्नोलॉजी का भी क्षेत्र टच किया। तो कहने का अर्थ है कि आपको बृहद नॉलेज चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के आप मेंस लिख सकते हैं। साथ में आपको जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बिहार को लेके चलेंगे कि बिहार में वर्तमान में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ये मैं सिलेबस आपको देखिए, सिलेबस में बता देता हूं क्योंकि विधिवत कल से मैं आपको क्लास करवाऊंगा। यहाँ देखिए बच्चे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो वर्तमान में भी चल रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, इस पर भी बात करेंगे बच्चे, और बिहार के प्रोस्पेक्टिव्स को भी देखेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इस पर भी हम बात करेंगे। ये तो स्लाइड अपलोड होगा ही होगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ऊर्जा संसाधन, देखिए अभी तुरंत हम बात किए थे, तो ऊर्जा संसाधन और इस पर भी हम लोग फोकस होंगे। बच्चे यहां देखिए कि अगर आप मिश्रित यानी मिक्स्ड, ये क्वेश्चन से बच्चे, जैविक खेती, रोबोट प्रौद्योगिकी का उपयोग, पक्ष और विपक्ष, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। लक्ष्मी रोबोट के बारे में आपने सुना होगा, सोफिया के बारे में आपने सुना होगा, सबको हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। भारत में साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, पैसा कट जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो साइबर सुरक्षा कितना इंपॉर्टेंट है आपको, इसको हम, ठीक है, किससे जोड़ेंगे, तो हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, आपको पर्सनल डाटा जो चोरी हो रहा है उस पर, उसको उसके साथ जोड़ करके इसको देखेंगे। सामाजिक मीडिया बच्चे, सोशल मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्या करता है, तो वर्तमान में, ठीक है, देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, ठीक है, माहौल क्रिएट करने में ये बहुत बड़ी भूमिका वर्तमान में निभा रहा है, तो इस पर भी हम फोकस होंगे। फिर देखिए नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जीएम फसल, ठीक है, डीएनए प्रोफाइलो, मतलब संघर्ष का मुद्दा भारत में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूड फोर्टिफिकेशन तकनीक बच्चे, फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक अगर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करते हैं, ठीक है, तो बच्चे उसको फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके गुणवत्ता या पोषकता को हम बढ़ाते हैं, यानी खाद्य पदार्थों, ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों के, ठीक है, पौष्टिकता को जब आप बढ़ाते हैं, पौष्टिकता को जब आप बढ़ाएंगे, पौष्टिकता बढ़ाते हैं, तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। सिंपली देखिए कि आपको जैसे सोयाबीन बड़ी आप लोग खाते होंगे, सोयाबीन में हमने डाल दिया क्या बच्चे, तो विटामिन मान लीजिए ए डाल दिया, विटामिन बी डाल दिया, ठीक है, तो आपको सोयाबीन की गुणवत्ता बढ़ गई। जैसे दही में हमने अलग से थोड़ा सा प्रोटीन डाल दिया है, प्रो विटामिन, मतलब इसमें क्या डाल दिया, विटामिन थोड़ा सा डाल दिया बच्चे दही में, तो क्या होगा, प्रोबायोटिक दही हम बात करते हैं, प्रोबायोटिक दही की बात करते हैं, अधिक प्रोटीन वाला दही, अधिक विटामिन वाला दही। तो वर्तमान में, ठीक है, खाद्य पदार्थों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तो उसकी पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और हम यूटिलाइज करेंगे इसको। तो बच्चे ये देखिए, ये अगर इतना चीज हम लोग पढ़ लेंगे, यहां देखिए, ठीक है, कहां से शुरू हुई थी कहानी शुरू हुई थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से। फिर रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, फिर बच्चे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, देखिए सब है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि 66वें 67वें में यहां से क्वेश्चन पूछा था, और दो साल से यहां से, ठीक, अकाल पड़ा हुआ, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, इसीलिए इस बार के लिए वीवीआई क्वेश्चन है बच्चे, ये वीवीआई सेक्शन है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ऊर्जा संसाधन, ये तो एवरग्रीन है, हर साल पूछता है यहां से क्वेश्चन, तो इसको फोकस्ड आउट हम लोग हो लेंगे। फिर देखिए मिश्रित खेती में जैविक खेती, रोबोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको देखेंगे करंट पर्सपेक्टिव से देख करके पढ़ेंगे बच्चे, तो मजा आएगा हमको। और जीएम फसल तो है ही है बच्चे, तो ये आपको अपलोड करवा देंगे हम आपको, ठीक है, स्लाइड, इसके मेंस के सिलेबस को आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और बच्चे, ठीक है, वीक में 2 दिन मेरी क्लास है अभी तत्काल में, ठीक है, फिर आगे हम, ठीक है, 3 दिन 4 दिन के आसपास कर देंगे क्लास आपको। लेकिन कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो हम बताएंगे कि वाई, आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इस पर हम डिटेल्ड आपको बताएंगे, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक, ये पढ़ के रखिएगा, क्यों आवश्यक है, ठीक है बच्चे, क्यों आवश्यक है, और ये क्या क्या कार्य करता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक, इसके क्या उपयोग है, ठीक है, क्या उपयोग है, क्योंकि आपको ये अगर आपका क्लियर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे, फिर तब आएंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम पे। तो कल के क्लास में मिलते हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्यों आवश्यक है इस पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।